हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू एवरीवन। तो हम आज सी यू ई टी पी जी 2026 के लिए जो डब्ल्यू पी टी का सीरीज स्टार्ट किया था, उसके जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर एंड हमारे फादर ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये लेक्चर कोई देखने आया होगा और उसने कार्ल मार्क्स का एटलीस्ट नाम नहीं सुना होगा। पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई है तो वो छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसका वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में तो एटलीस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ देखो यार, कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं जो हर वीडियो के पहले स्टार्ट बोलता हूँ मैं। पहला चीज़ कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो सबसे पहले जाकर इसी वीडियो पे एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देखिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जाके देख लीजिए। सेकेंड थिंग यार, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए खुद से बनाए हैं, और ये बहुत सारे सोर्सेज का रेफरेंस है। मैं काश दिखा सकता, बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें कवर हैं, जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही कवर है। बहुत रेलेवेंट, बहुत ही क्रिस्प नोट्स हैं। इसको पढ़, एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए क्लास में। और कार्ल मार्क्स का तो मैं एकदम अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। 1 घंटा शांति से बैठ जाइए, आपको कार्ल मार्क्स का सब समझ में आ जाएगा। अभी तक कार्ल मार्क्स को किसी ने नहीं पढ़ा है, मतलब खासकर जो खुद को लेफ्टिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं, उनने तो जरूर नहीं पढ़ा, क्योंकि लेकिन कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस सब करते हैं, रेड सैल्यूट टू कॉमरेड सब बोलते हैं, बट कार्ल मार्क्स को जानता कोई नहीं है। तो आज समझते हैं कि कार्ल मार्क्स की थियरीज क्या है। जो इनका विरोध करते हैं उनको लगता है कि ये तो कोई पागल बुढ़ा आदमी था जो बस अमीरों से नफरत करता था, अमीरों को मारना चाहता था। और जो लोग मोहब्बत करते हैं मार्क्स से, उनको भी लगता है कि मार्क्स इज ऑल अबाउट, उनको बस एक ही चीज पता है, क्या कहते हैं, रिलीजियन इज ओपियम टू मासेस। इंडिया में भी कम्युनिज्म का हाल वही है कि उनके लिए बस एक ही मुद्दा ही है, हिंदू मुस्लिम। हाँ तो चलिए कार्ल मार्क्स को शुरू करते हैं। मस्त कंटेंट पे पूरा एकदम आंख बंद करके भरोसा कीजिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए, जाके लेक्चर, सॉरी ये नोट्स जो है टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोट्स डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए या जो भी करिए, रट के खत्म करिए एक बार में, वंस फॉर इट ऑल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट हेडिंग, द बेसिक फैक्ट्स। देखो बेसिक फैक्ट्स वन लाइनर्स पूछ लेता है सीयूईटी। तो सबसे पहला जर्मन फिलोसोफर थे, because फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म एंड ऑल्सो फादर ऑफ कम्युनिज्म। ओके, वर्कड विथ, इनके जो दोस्त थे उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। ही इज ऑल्सो अ वेरी फेमस थिंकर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनकी किताब थी मार्क्स की, ये इन दोनों ने मिल के लिखा था। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि वन लाइनर सवाल वैसे हैं ना जो कहीं भी पूछ लिए जाएंगे। लिव ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब समझ ही सकते हैं, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम वर्कर एक्सप्लॉइटेशन, लेबर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ठीक है, उसी बीच में इनका जन्म हुआ था। और फिर ही इज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म जब से कैपिटलिज्म आया तब से होता रहा है, अभी भी होता है। लेकिन मार्क्स ने जो क्रिटिसाइज किया था ना, सब जितने लोग आज भी क्रिटिसाइज करते हैं वो मार्क्स के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ठीक है, ही केम एज एन अल्टरनेटिव टू लिबरलिज्म। अब देखो पिछले लेक्चर्स में जो हमने हॉब्स लॉक प्लेटो, मतलब सॉरी हॉब्स लॉक, दो लोगों को पढ़ा था, और रूसो भी थोड़े से, मतलब रूसो को तो नहीं जोड़ेंगे इसमें लिबर कैपिटलिस्ट उसमें, लेकिन लॉक जो थे वो प्रॉपर, और मिल भी जो थे, ये लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। है ना, कि इंसान के पास हर चीज़ की लिबर्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करे। तो ये कैपिटलिज्म की शुरुआत ही यहीं से होती है, लिबरलिज्म से। अगर लिबरलिज्म ना हो, सरकार लिबरल ना हो, तो कैपिटलिज्म कभी पनप ही नहीं पाएगा। इंडिया में भी कब आया कैपिटलिज्म? 1990 के बाद। क्या हुआ था उस टाइम पे? लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इससे कनेक्ट करना। ठीक है, देन मार्क्स का व्यू क्या था ह्यूमन नेचर पे?
हम सब का पढ़ लिया ना, हॉब्स पढ़ लिया, लॉक पढ़ लिया, मार्क्स का पढ़ लेते हैं। देखो मार्क्स का मानना था कि कोई फिक्स्ड ह्यूमन नेचर नहीं होता है। ह्यूमन नेचर इज शेप्ड बाय मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन क्या होता है कि इंसान की जो भौतिक, जो क्या कहते हैं, कंडीशंस हैं, मतलब वही उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, सोसाइटी में कंडीशन कैसा है, तो जो मटेरियल कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करती हैं कि उस इंसान का ह्यूमन नेचर कैसा होगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन, देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ही दिया था, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ आते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इन्हें स्टार्ट करते हैं। अब इनका एक थियरी था, थियरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक अलग पेज में समझाऊं। हम्म चलो पहले थोड़ा इतना देख लेते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, देखो ये जो क्या कहते हैं डायलेक्टिकल है ना, ये दिया था हमारे फेडरिक फेडरिक हीगल करके एक बहुत बहुत बड़े दार्शनिक थे, वेस्ट के बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे हीगल, फेडरिक हीगल। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, आगे हम पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद ही वही है, अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ। और मार्क्स ने, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स ने किससे बोरो किया था, तो हीगल से बोरो किया था। फिर हीगल ने जो थियरी दी थी उसका नाम क्या था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। मार्क्स ने बोरो करके उसको रिप्लेस कर दिया था किससे, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से। तो शायद समझ में आ गया होगा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। हीगल ने आइडियलिज्म दिया था, मार्क्स ने मटेरियलिज्म किया, लेकिन मार्क्स ने बोरो किससे किया था, हीगल से। गॉट इट। नाउ टर्म बाय टर्म चलते हैं। यार देखो ये वाला लेक्चर ना मस्त समझ में आएगा, थोड़ा सा आप पेशेंस से पढ़ लो। मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बड़ा हो ना, वरना मार्क्स को समझाने में सच में बहुत मज़ा आता है, कि मार्क्स को पढ़ने में भी, मार्क्स को पढ़ाने में भी, क्योंकि सबने मार्क्स को सुना है बट जानता कोई नहीं है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मज़ा ही कुछ और है। तो देखो सबसे पहले डायलेक्टिक्स क्या कहते हैं। डायलेक्टिक्स अगर जो आप लोग को ध्यान हो तो प्लेटो का जो लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, आपको समझ पता चला होगा, उसी में उन्होंने सबसे पहले डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, शास्त्रार्थ जिसको बोलते थे, कि लोग आपस में डायलेक्ट करेंगे, हम ना थीसिस, ये जो होता है ना थीसिस, सॉरी ये थीसिस हो गया, ये एंटीथीसिस, तो उससे निकल के आता है सिंथेसिस, है ना। कोई पहले थियरी देता है, फिर उस थियरी का विरोध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या निकलता है, सिंथेसिस, ट्रुथ। गॉट इट। इसी को बोलते हैं डायलेक्टिक्स। चेंज हैपन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। चेंज कैसे होता है, जो चेंज क्या हुआ, सिंथेसिस। सिंथेसिस जो आया है वो एक थीसिस और एंटीथीसिस को, उसमें जो चेंज किया गया, पहले थीसिस आया, एक थियरी आया, फिर उसका एंटीथीसिस आया, फिर उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, एंटी मतलब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर दोनों कॉन्फ्लिक्ट करके दो लोग लड़े, फिर जो सच हुआ, फिर जैसे दो लोग डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट, फिर सत्य उन दोनों के बीच में कहीं था, वो थोड़ा सा इस तरफ बढ़े, वो थोड़ा सा इस तरफ बढ़े, डिबेट करते 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 जो फालतू चीजें वो बाहर चली गई, सत्य बच गया, उसी को बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो डायलेक्टिक्स मतलब होता है चेंज हैपन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी चेंज होगा। देखो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, मान लो आपको आज़ादी चाहिए, मतलब हर बच्चे को बचपन में, हमारे मम्मी पापा कभी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, है ना, जो कि होता भी है। इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को एक, वो क्या कहते हैं, ओन्ड एसेट की तरह यूज करते हैं, कि हम इनको ओन करते हैं। होना नहीं चाहिए ऐसा। बाकी कुछ जज्बाती लोग, इमोशनल लोग होंगे, अभी आके नीचे लिखेंगे कि नो, तो मैं नहीं कह रहा भाई डिसरिस्पेक्ट करो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, बट फ्रीडम की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए पेरेंट्स के तरफ से भी। तो पहला, यू वांट फ्रीडम, ठीक है, ये थीसिस हो गया तुम्हारा। योर पेरेंट्स इम्पोज रूल, बट तुम्हारे मम्मी पापा तुम रूल इम्पोज करते हैं, नथिंग रॉन्ग, इसको नेगेटिव वे में एग्जाम्पल मत देने लग जाना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझिए। अब ये एंटीथीसिस हो गया, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, हम में और पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, हम बोलेंगे नहीं हमें खेलने जाना है, वो बोलेंगे नहीं अभी पढ़ने का टाइम है।
फिर हम बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ पे आएँगे कि वो लोग बोलेंगे कि तुम इतने से बजे इतने बजे तक पढ़ोगे 4 से 6, फिर 6 बजे हम तुमको 1 घंटा खेलने का मौका देंगे। तो ये आया सिंथेसिस, मिडल ग्राउंड, कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन यू एंड पेरेंट्स, ठीक है? समझ में आ गया होगा कि डायलैक्टिक्स क्या होता है, अभी सिर्फ डायलैक्टिक समझाया है। अब डायलैक्टिक आइडियलिज़्म ये किसने दिया था? हीगल ने। हीगल का भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन देख लेते हैं। मार्क्स को समझने के लिए हीगल बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या लिखा है? आइडियाज़ आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखो, अभी ये समझ में नहीं आएगा, अभी ये जो लाइन लिखी है नहीं समझ में आएगा। आगे जब मैं समझाऊँगा इसका एग्ज़ाम्पल, तो आप फटाक से समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहते हैं। हीगल कहते हैं कि रियलिटी जो है चेंजेस बिकॉज़ आइडियाज़ चेंजेस। अब अभी ये भी नहीं समझ में आया होगा, अब देखो इधर। पहले क्या था? पहले था डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी मतलब अगर जो आप लोग मतलब मुगल शासन पढ़ा होगा या एक मतलब आता ना जोधा अकबर टाइप कुछ देखा होगा। उसमें होता था जिल्ले इलाही। तो जिल्ले इलाही मतलब होता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि यहाँ पे जो किंग रूल कर रहा है ना, उसके ऊपर ईश्वर का हाथ है। ईश्वर चाहता है कि तुम रूल करो जाके। तो पहले डिवाइन राइट थ्योरी चलता था। अब लोग सब उसको मानते थे, तो ये आइडिया था। बट क्या हुआ ना, बाद में इंसानों ने सोचा कि ये क्या बात हुई। मतलब इंसानों का मन बदल गया ना, न्यू आइडिया, नया आइडिया आया। लिबर्टी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये वाले आइडियाज आए। तो हीगल मानते हैं कि देखो पहले आइडिया आता है, मनुष्य के मन में ये आइडिया आया कि नहीं यार हमें लिबर्टी चाहिए, ये सेम इंसान क्यों रूल करेगा, हम भी रूल करेंगे, या हमें फ्रीडम चाहिए, हम इनके अंडर क्यों रहें इनकी। तो ये नया आइडिया आया। जब आइडिया आया तब विरोध चालू हुआ, समझे? फिर मोनार्की का विरोध चालू हुआ कि नहीं, ये राजा का रूल नहीं चलेगा, हमें सरकार चाहिए प्रॉपर जो हम चुनेंगे। तो मोनार्की गिर गए। अब ये हिस्ट्री में चेंज है ना कि मोनार्की गिरी। ब्रिटेन में भी यही हुआ था, राजाओं का वो मोनार्किकल सिस्टम गिरा, फिर पार्लियामेंट आ गया, चुन के सरकारें आने लगी। तो हीगल के हिसाब से जो चेंज हुआ ना, ये चेंज ऐसे हुआ कि पहले आइडिया दूसरा था, बाद में आइडिया बदल गया। आइडिया बदला तो समाज भी बदल गया। समझे कि पहला चेंज किस में आएगा? विचार में, आइडिया, थॉट। थॉट बदलता है, फिर समाज बदलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हीगल बोलते थे, दैट इज डायलेक्टिक आइडियलिज्म। आदर्श आइडियलिज्म में समझ ही रहे हो, आदर्शवाद थोड़ा। अब हम आते हैं मार्क्स को देखते हैं। अब एक लाइन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्स कहना क्या चाहते हैं। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या इन्होंने लिखा? हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। समझ रहे हैं? हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड मतलब हीगल सर के बल खड़े हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। शीर्षासन मतलब उल्टा, कि इसका मतलब मार्क्स जो बताएंगे वो हीगल का जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट होगा। ठीक है? अब जस्ट विजुअलाइज मार्क्स की एंट्री। मार्क्स बोलते हैं कि ये जो मटेरियल कंडीशन है ना, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो कंडीशन है, स्टेटस है समाज में, जो क्लास डिफरेंस है ना, वो ड्राइव करता है हमारे आइडियाज। समझे? उन्होंने क्या बोला? जो हमारे आइडियाज हैं वो हमारे कंडीशंस बदलते हैं, सोसाइटी बदलती है ना, सोसाइटी चेंज होती है। पहले कुछ कंडीशन था, अभी चेंज हो गया। पहले हम राजा को मानते थे तो हम प्रजा थे, अभी हम सरकार को मान रहे हैं तो हम अब, जैसे डेमोक्रेसी में जनता ही भगवान है ना? पहले राजा भगवान थे, अब जनता भगवान हो गई। चेंज हुआ ना, पावर डायनेमिक्स चेंज हुआ। लेकिन वहां पे पावर डायनेमिक्स कैसे चेंज हुआ? आइडिया चेंज होने से, हीगल के हिसाब से। मार्क्स ने क्या बोला? नहीं, ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, मटेरियल कंडीशन है, ये चेंज करती हैं हमारी आइडियाज। जैसे मार्क्स इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल देते हैं, मार्क्स का दिया हुआ एग्जांपल है। बोलते हैं कोई भूखा आदमी है, ठीक है, हंग्री मैन। उसको, उसके दिमाग में आपको क्या लगता है, फिलॉसफी आएगा या खाना आएगा? ऑफ कोर्स खाना आएगा। उसके दिमाग में जो थॉट आएगा, जो आइडिया आएगा किसी भी चीज में, आप उसको बैठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भूखा आदमी है 2 दिन का, उसको ले जाइए मोदी जी के मन की बात में बैठा दीजिए। वो वहां बैठ के कुछ नहीं सुन रहा है कि मोदी जी कह क्या रहे हैं, लोकतंत्र ये वो सब, तेल लेने गया वोट चोरी। उसके दिमाग में बस चल रहा है कि भाई जल्दी खत्म करो, खाना कब मिलेगा। तो भूखा आदमी के दिमाग में कोई थॉट, कुछ नहीं चल सकता। ऐसे ही एक कविता थी यार, शायद मुझे थिंकर नहीं, हाँ, सर्वेश्वर दयाल शर्मा की। अगर जो आप लोग हिंदी पोएट्री पढ़ते होंगे तो जाके पढ़िएगा। मुझे एग्जैक्ट
उसके वर्तनी मतलब क्या कहते हैं, वर्तनी की अशुद्धियाँ हो सकती हैं, बट उसमें ऐसा कहते हैं ना कि 3 व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति क्या कहते हैं, मरते समय उनके मुँह से निकला, एक के मुँह से निकला राम, एक के मुँह से निकला माओ और एक के मुँह से निकला आलू। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। तो इसमें देखो इतनी कविता है, बस इतनी ही, और एक राइम जैसी नहीं लग रही बट बहुत डीप है। वो कहना चाह रहे हैं कि 3 लोग थे और उनको जब मारा गया तो एक के मुँह से निकला राम, हाय राम, एक के मुँह से निकला माओ। अब जिसके मुँह से राम निकला हिंदू होगा, मतलब हिंदू सभ्यता से, और जिसके मुँह से माओ निकला, अब ऐसा बताया गया ना कविता में, वो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा का था तो उसके मुँह से माओ निकला। माओइस्ट, माओ आपको पता हो तो चाइना के कम्युनिस्ट लीडर थे वो। चाइना में कम्युनिज्म का स्थापना उन्होंने किया था। और तीसरे के मुँह से निकला आलू। तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पहले 2 के पेट भरे हुए थे। तो फिलॉसफी, राजनीति, लोकतंत्र और सिविक्स हैं, ये सारी चीज़ें ना जब पेट भरा होता है तभी समझ में आता है। दर्शन, लिटरेचर, पोइट्री, पेट भरा है तभी आपको समझ में आएगा। पेट नहीं भरा है तो आपका संघर्ष बस एक ही है कि रात का खाना कैसे मिलेगा। इसीलिए जैसे अभी जो 5 स्टार होटल्स और या खान मार्केट गैंग जिसको बोलते हैं, जो हमारे इंडिया की एलीट क्लास है, वो कहीं भी बैठते हैं। जैसे मैं जिन भी दोस्तों के बीच में या कहीं बैठता हूँ तो उनके सबका एक ही रहता है कि यार दिस इंडियन पीपल आर, जो गांव वाले लोग हैं, ये तो 10-1,000 रुपए में बिक जाते हैं, ये तो इतने रुपए में बिक जाते हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग इट कि बिक जाना इज गुड, बट जस्ट सी द डिफरेंस, मतलब जस्ट सी द प्रिविलेज। तुम्हारे पास सब कुछ है। आई एम नॉट सेइंग स्टिल तुम, जैसे अब जो लोग एलीट हैं उन आप लोगों को क्या लगता है, आप एलीटों से बात करिए जो बहुत एलीट कम्युनिस्ट हैं, वो गला काटने के लिए तैयार हैं। उनको भी कंट्री से कोई मतलब नहीं, बस गांव वालों ने उनकी आइडियोलॉजी से अलग वोट डाल दिया तो गांव वाले वो हो गए सारा कल्प्रिट, सारा वो चीज उनके दिमाग में डाल दो। बीजेपी, कांग्रेस, यही 2-3 पार्टियां हैं भारत में। उसी को अमीर भी वोट देते हैं, उसी को गरीब भी वोट देते हैं, लेकिन हमेशा ठीकरा गरीबों के सर पे फूटता है ना। एलीट को कभी नहीं वो देखा जाता। वो तुमने कौन सा भाई बहुत समझदारी से वोट दिया है, तुमने भी अपनी एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि तुम्हारा मस्त खाना पीना चल रहा है तो तुम्हारे पास प्रिविलेज है एक आइडियोलॉजी चुनने का कि हम तो जन्म जाति कांग्रेसी, हम तो जन्म जाति भाजपाई हैं। तो वो करते रहते हैं अपना, कांग्रेस भाजपा। तो वो एलीट है बिकॉज दे आर, इवन दे डोंट नो व्हाट डेमोक्रेसी इज एंड वोट चोरी क्या, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भी बस नेताओं के उससे ही चल रहे हैं। ट्वीट आ गया वो आईटी सेल, ठीक है। छोड़ो वो सब राजनीतिक बातें। यार मैं पॉलिटिक्स की बात आने से थोड़ा सा बह जाता हूँ। आई शुडेंट, बट देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं वीडियो बनाने से पहले ना तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होता है, आई डोंट हैव, ना तो मैं कुछ प्लान करता हूँ। आई जस्ट लिखा कंटेंट, उसका पीडीएफ बनाया, अपलोड किया, तुरंत ही आ जाता हूँ पढ़ाने। अब जो समझ में आता है बीच में बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो समझ गए इनका डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, आई होप समझ गए। बीच में मैंने थोड़ा सा बहका दिया, इधर उधर कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, वो भाई साहब आइडिया से समाज बदल रहे थे, ये कहते हैं नहीं। जो आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि है ना, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो आपका सोशल बैकग्राउंड है, वो डिसाइड करेगा कि आपका आइडिया क्या होगा। गॉट इट। नाउ देयर इज अ वन मोर कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स ने इसी से दिया था, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि जो इतिहास है ना, जो इतने सालों से इतिहास रहा है, वो इसी जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, इसी के वजह से आज तक मतलब जो इतिहास है बदलता रहा है। क्या लिखा है, हिस्ट्री डेवलप्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन मटेरियल कंडीशन एंड क्लास रिलेशन। अब मटेरियल कंडीशन ऊपर पढ़ा ना हमने, डायलेक्टिकल क्या पढ़ा, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अब डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो था वो फिलॉसफी थी, और ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म जो है ना, ये एप्लीकेशन है। इसको जब अप्लाई करेंगे समाज में तो हमें एग्जांपल्स देखने को कैसे कैसे मिलेंगे। एचएम मतलब हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, डीएम मतलब डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, ठीक है। तो हिस्ट्री डेवलप्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन मटेरियल कंडीशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हिस्ट्री डेवलप,
इतिहास जो है वो ग्रो करता है, मतलब होता है ना पहले जो जो टाइम चलते आ रहा है, पहले ये राजा फिर वो राजा फिर राजा से फ्रांस में देखो मोनार्की से पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, फिर जो भी हुआ ना, और धीरे धीरे राज मतलब वो जो लोकतंत्र था और बढ़ता चला गया। देखो सिंपल वर्ड्स में देखो, ये ज्यादा बेहतर है कि चेंज किन बेसिस पे होता है। ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि आगे का सोसाइटी कैसे होगा, मतलब है ना ये, इसमें अगर जो कुछ चेंज हुआ तो सोसाइटी बदल जाएगी। पहला, हु ओन्स रिसोर्सेस, रिसोर्सेस किसके हाथ में है। दूसरा, हु वर्क्स, काम कौन कर रहा है। तीसरा, हु एक्सप्लॉइट्स। समझ गए। दीज डिसाइड्स हिस्ट्री, यही तीन चीज हिस्ट्री डिसाइड करती है। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझ गए ना कि क्या होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कि कुछ चीजें हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, और वो जब बदलती हैं और जो मतलब जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे मतलब मटेरियल कंडीशंस वो बदलती रहती हैं, तो हिस्ट्री भी बदलता रहता है। तो हिस्ट्री इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है कि हिस्ट्री कहाँ से कैसे बदलता है ना। पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पहले था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जब स्टार्टिंग में ना लोग आए, जैसे हॉब्स ने दे दिया था स्टेट ऑफ नेचर, वैसे ही मार्क्स ने बोला उसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जब लोग धरती पे आए, जन्म हुआ पहले मतलब ह्यूमंस का, उस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी। नो क्लास, क्लास मतलब समझ रहे हो ना, अमीर गरीब ऐसे वाले क्लास नहीं थे। इससे क्या, उसके बाद क्या हुआ, स्लेव सोसाइटी बनी, है ना। रूसो का भी अगर जो आप लोग को याद होगा, उन्होंने बोला ना कि इस समाज में जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुआ, वो उसी दिन क्रिएट हुआ जब किसी एक इंडिविजुअल ने एक फेंस बनाया और बोला ये आज से मेरी जमीन है। उसी दिन से इनइक्वालिटी चालू हो गया। सेम चीज इनका भी देखो, प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी आ गया। तो किसी ने हड़पा होगा और बोल दिया होगा ये मेरा, कोई मतलब है था ना कि हर कोई एक समय पे एक ही जैसा थोड़ी सोच सकता है। उन्होंने वो कब्जा करने वाली चीज नहीं करी, तो स्लेब बन के रह गए बाद में, क्योंकि अब तो इनके पास जमीन है ना, ये स्लेव रह गए। तो स्लेव वाली सोसाइटी जब बनती है, इतिहास का एक दूसरा स्टेज है। ऐसे सोचो, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज वन में क्या था, स्टेज टू में क्या था। प्लीज कनेक्ट इट। आई जस्ट होप कि समझ में आया हो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्या है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या है, कैसे सब कुछ, ये हिस्ट्री कैसे कैसे बदलती है, क्या क्या बदलाव होते हैं। स्लेव सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में चलता है, अभी बोला ना, चेंज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता है। मास्टर वर्सेस स्लेव, मास्टर गुलाम और उसके मालिक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। अभी कॉन्फ्लिक्ट से फिर कौन सा नया जन्म लेता है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म बोलते हैं सामंतवाद। सामंतवाद मतलब एक इंसान होगा, जमींदारी सिस्टम जैसे इंडिया में था ना, इंडिया में अभी भी सामंतवादी, मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं और कुछ लोग हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। इसी को बोलते हैं सामंतवादी वो सिस्टम, फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म में क्या होता है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक, जमींदार जिनको बोलते हैं। और सर्फ, सर्फ मतलब होता है लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास जमीनें नहीं है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद। फिर फ्यूडलिज्म के बाद अगला स्टेप क्या है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, है ना। अब ये जो लॉर्ड था, लैंड लॉर्ड, जमीनें थी, अब इसने, जमीन थी तो इसके पास पैसे आ गए, रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं ना, रिसोर्सेज के हाथ में। तो अब रिसोर्स आया तो इसने इंडस्ट्री लगा दी अपनी, इसको और पैसे कमाने थे ना, ये ट्रेड करने लगा, बिजनेस करने लगा। तो ये कैपिटलिस्ट क्लास, अब देख लो कैसे कैसे बदल रहा है। अब कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म में देखो ये दो टर्म है, मार्क्स भाई साहब के दिए हुए टर्म है। एक को बोलते हैं बुर्जुआ, या तो बुर्जुआ बोलो यार, या तो बहुत सारे लोग बुर्जुआजी बोलते हैं। और ये प्रोलेटरिएट, ये देखो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, TARIAT होता है, प्रोलेटेरिएट, थोड़ा सा गलती हो गया वो लिखने में, ठीक है। कैपिटलिज्म में बुर्जुआ जो होता है अमीर होता है, यही समझो, अमीर क्लास कैपिटलिस्ट क्लास, और प्रोलेटरिएट वो होंगे वर्कर क्लास, ठीक है। इसको लिख लेना अगर जो कंफ्यूजन लगे। ये मार्क्स ने ही डिवीजन किया था कि इसके बाद कैपिटलिज्म आता है। फिर ये बोलते हैं कैपिटलिज्म अपना ग्रेवयार्ड खुद खोदता है, फिर उसी ग्रेव में चला जाता है। उसके बाद आता है
सोशलिज्म, समाजवाद। देखो, मार्क्सिज्म जो था ना या कम्युनिज्म जो था, वो जैसे सोशलिज्म एक बड़ा स्पीयर है तो मार्क्सिज्म उसका एक पार्ट है ना? लेकिन मार्क्स बोलते हैं ना, सोशलिज्म एंड गोल नहीं है, मार्क्स को चाहिए प्रॉपर कम्युनिज्म। तो सोशलिज्म क्या है? ट्रांजिशनल पीरियड है ना? कि कैपिटलिज्म से डायरेक्ट हम कम्युनिज्म पे नहीं जा सकते, पहले समाजवाद आएगा, समाजवाद से फिर हम कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे, है ना? आई होप समझ में आ गया होगा आप कि हिस्ट्री का क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हेलो हेलो। 1 सेकंड भाई, पानी पी लेना है। कितना टाइम हुआ? 25 मिनट हो गए। थोड़ा सा बड़ा बन सकता है वीडियो प्लीज, थोड़ा सा। आह, देखो, थियरी ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर वाला समझ में आ गया कि इकोनॉमी ही जो है, मतलब जो मटेरियल कंडीशन है तुम्हारे, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं तुम्हारे थॉट्स। अब आते हैं थियरी ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। देखो, बेस ध्यान से देखना, ये जो फाउंडेशन है, यहाँ पे क्या लिखा है? इकोनॉमी और मोड ऑफ प्रोडक्शन। यार, मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ रहे हो ना, इकोनॉमी के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही कि जो इंडस्ट्री, मोड ऑफ प्रोडक्शन का सीधा सा मतलब समझो एक हिसाब से, वैसे इंडस्ट्री होता नहीं है, हम समझाएंगे, बट इकोनॉमी से रिलेटेड समझो, जो है ना, जिसके हाथ में होगा प्रोडक्शन का वो मोड, ये होता है बेस। ये ऊपर जो बड़े पिलर जैसे खड़े हैं ना, ऊपर खड़े हैं, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, स्टेट, राज्य, ठीक है? स्टेट मतलब जो देश है या सरकार जो है, ये सब लोग इसी इकोनॉमी पे टिके हुए हैं। मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या कोई सी भी इकोनॉमी है ना, अगर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्क्स यही बोलते हैं, तो ये जो फैमिली सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मीडिया है, जो स्टेट है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि जनता के बारे में सोच रहा है। ये इसी, क्या कहते हैं, जो इकोनॉमी है, इसी को जस्टिफाई कर रहा है। ये सारी चीजें एक हिसाब से वो हैं, समझ रहे हैं, एजेंट हैं कि जो बताती रहें। जैसे मान लो ना, आजकल सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाएंगे अभी तुरंत, सोशल मीडिया में पीआर चलता है, पीआर एजेंसीज होती हैं आजकल, जो आपको हर टाइम, जैसे मान लो कि मैं अपना पीआर करवा रहा हूँ, तो हर टाइम मेरे रील काट के और दिखाया जाएगा कि मैं कितना हम्बल हूँ, कितना ग्राउंडेड हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें मेरी तारीफ हो सके। सेम चीज, वो इकोनॉमी चल रही है। और ऑफ कोर्स ही बात है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे हमारे ट्रम्प भाई, मतलब ट्रम्प कह रहा हूँ यार, कार्ल मार्क्स, ट्रम्प मार्क्स, बाप रे, दोनों आज होते तो इट्स फन टू वॉच। देखो, जैसे इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब अभी जो, क्या कहते हैं, अब उसमें देखो, कुछ लोग एक्सप्लॉइटेड होंगे, एक्सप्लॉइट होंगे ही, और कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने वाले होंगे। तो जो इकोनॉमी है ना, वही डिसाइड करेगी तुम पढ़ोगे क्या, मतलब जिससे वो इकोनॉमी चलती रहे, उस पर कोई खतरा ना आए, समझ रहे हो, उसको जस्टिफाई किया जाएगा। देखो, अभी बहुत मस्त सा एग्जांपल लिखा है। तो मार्क्स मानते थे जो बेस है ना, वही डिटरमाइन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा। इसीलिए जरूरी नहीं है, सब बोलते हैं ना कि एजुकेशन मिलने के बाद भी वाई पीपल करप्ट, या वाई पीपल रेप, या बहुत सारे एजुकेटेड लोग। तो प्रॉब्लम इज नॉट कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी महिला को क्या करती है? ऑब्जेक्टिफाई, हर जगह महिला को ऑब्जेक्टिफाई करती है। तो आपको क्या लगता है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये महिला को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। तो इंसान पढ़ा दो ना पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब खासकर जो किताबें हैं, आप लोगों ने, क्या कहते हैं, जैसे मान लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, मीट इंडस्ट्री, एग इंडस्ट्री, है ना? अब किसी भी आपने किताब में देखा होगा, एग्जांपल देता हूँ, कोई सा भी बुक उठा के देख लीजिए बचपन से भी, प्रोटीन जहां पे भी लिखा होगा, प्रोटीन न्यूट्रिएंट, अंडे बने होंगे, फिश बनी होगी, एज इफ सिर्फ अंडे और फिश से ही आपको प्रोटीन मिल सकता है। सोयाबीन कहीं नहीं बना होगा। आज भी लोगों को जब बताओ कि सोया में आपको फिश से ज्यादा, अंडे से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा, दे आर शॉक्ड कि हैं, सच में है।
मतलब उन्हें नहीं भरोसा होता। तो जस्ट सी द एजुकेशन कैसे, हमारी फैमिली सिस्टम तो पता ही है, माशाल्लाह। मीडिया का तो तौबा तौबा, सरकार तो है ही, छोड़ो। आज हमारी सरकार पे मतलब हमेशा से ये चीज तो लगता रहा है, आरोप, सिर्फ अभी की सरकार नहीं, इसके पहले की जो मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, उसमें भी लगता रहा है कि भाई ये कैपिटलिज्म, अभी अडानी अंबानी है, फिर पहले कभी कोई और हुआ करते थे, बजाज एंड ऑल, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने वो होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में ना, कोई बहुत फेमस कोई बढ़िया आदमी ने लिखा था कि इन डेमोक्रेसी ना पॉलिटिशियंस आर दी प्रोस्टिट्यूट ऑफ द कैपिटलिस्ट। ये जो पूंजीवादी लोग हैं ना, उनके प्रोस्टिट्यूट होते हैं पॉलिटिशियंस। वो जो चाहते हैं वही ये करते हैं। अब अभी जो ये, मान लो इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड, इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ। अब इंडिया यूएस के ट्रेड डील में मान लो इन, अब कैपिटलिज्म का फायदा किस में है, मान लो अंबानी या अडानी जी को वो लेना है, और जी अंबानी एंड अडानी जो हैं, इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉपर, उसमें भी फायदा कमाना है इनको, सीधी सी बात। आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटियरिंग, है ना। अब मान लो कि गवर्नमेंट वो बोल दें, अब अडानी जी ने फर्टिलाइजर का बनाते ही हैं ये लोग, गवर्नमेंट जो जनता है, गरीब किसान है, उसको सब्सिडी देती है ना। अब इंडिया यूएस ट्रेड डील में यूएस तो हमेशा से बोलता रहा है इंडिया से कि भाई ये जो सब्सिडीज देते हो तुम लोग किसानों को इतना ज्यादा, वो हटाओ, इतना सब्सिडी नहीं देना है। वर्ल्ड ट्रेड मतलब होता है ना, ट्रेड में यार जब अच्छे से पढ़ोगे आईआर और इकोनॉमी दोनों, तो समझ में आएगा कैसे छोटी छोटी चीजें बहुत अपर लेवल तक इफेक्ट करती हैं। हमें लगता होगा कि किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, इससे डब्ल्यूटीओ को क्या फर्क पड़ता है, बट बहुत फर्क पड़ता है। आईआर पढ़ोगे समझ में आएगा, है ना। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील में मान लो सरकार ने मान लिया कि हाँ ठीक है, अब हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो किसको किसको किसका साथ दे रहे हैं वो, वही जो अमीर पूंजीवादी लोग हैं, उनके उसमें उनका फायदा हो जाए, और फिर हमें जस्टिफाई भी कर दिया जाएगा, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, कि वाह यूएस तो झुक गया मोदी जी के सामने। इफ यू नो यू नो। फिर आते हैं, देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन तब से चल रहा था ना, क्या है क्या है क्या है, देख लो एक बार। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है एक तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, लेबर, टूल, देखो इसमें यार बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाओ, है ना, कि ये तो मतलब इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे जाओगे, फिर मीनिंग समझने जाओगे फंस जाओगे, इसको रट लो सिंपल। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, इसको बनाने में जो ताकत लगती है, लेबर, मेहनत, टूल्स, टेक्नोलॉजी, है ना। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में आता है क्लास रिलेशन और ओनरशिप पैटर्न। क्लास रिलेशन मतलब एक अमीर क्लास होगा, एक गरीब क्लास होगा, एक मास्टर होगा, एक स्लेव होगा, है ना, एक एंटरप्रेन्योर होगा, एक वर्कर होगा, वही होता है। तो क्लासेस कैसे बनते हैं, बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसका उस पर अधिकार होगा, यार सिंपल इंग्लिश में लिखा है, मैं बहुत ज्यादा समझाने जाऊंगा तो फंस जाओगे तुम लोग, खुद ही कंफ्यूज होने लगोगे कि ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए बहुत सिंपल इंग्लिश में लिख दिया है। यार मार्क्सिज्म थोड़ा सा पेचीदा तो है ही, ठीक है। कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी जो है उनको ओनर कहा गया है, ओनर बोलो या कैपिटलिस्ट बोलो, और जो प्रोलेटेरिएट है इनको वर्कर कहा गया है। गॉट इट, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, यहाँ तक समझ में आ गया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, और ये हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में। सरप्लस वैल्यू क्या है, सरप्लस वैल्यू इज अनपेड लेबर। देखो सरप्लस वैल्यू क्या है, सिंपल, अभी मैं समझा देता हूँ, नॉर्मल समझ जाओ। मान लो, मतलब मार्क्स कहते हैं कि जो चीजें बनती है ना, जैसे मान लो कुछ क्रिएट हुआ, फोन बनाना है, तो फोन कौन बनाता है, वर्कर बनाता है ना। किसी ने आइडिया दिया, किसी ने इन्वेंट, जो साइंस मतलब जो भी टेक वाला है उसने आइडिया दिया, सब कुछ दिया, बट जो उसको मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, वो एक वर्कर ही करता है। तो एटलीस्ट मतलब दैट मीन इज जो वैल्यू क्रिएट हो रही है ना, और उस टाइम पे उतना टेक नहीं था, उस टाइम पे सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता था कि इंडस्ट्री में कुछ सामान बनाना है तो वर्कर ही बनाएंगे, लेबर जो होते थे वही बनाते थे।
तब एआई वाई थोड़ी था। तो क्या बोल रहे, मतलब मार्क्स क्या बोल रहे हैं, मार्क्स यही कह रहे हैं कि जो वैल्यू क्रिएट हो रहा है वो किससे क्रिएट हो रहा है, लेबर से, मेहनत से। लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे वो कोई इंसान है, मैं हूँ, कार की फैक्ट्री में काम करता हूँ, और जितना मैं ज्यादा कार बनाऊंगा, मेरा जो ओनर है ना, जैसे मान लो मैं महिंद्रा में काम करता हूँ, तो जो आनंद महिंद्रा है वो अमीर होते चले जाएंगे, चले जाएंगे, जितने ज्यादा कार बनेंगे उतने ज्यादा वो अमीर होते चले जाएंगे। लेकिन मेरी तो मेरे को तो फिक्स्ड पैसा मिल रहा है। समझ रहे हो? वैल्यू मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बना मैं रहा हूँ, तुमने बस पैसे लगा दिए, आइडिया लगा दिया, और वो पैसे भी, होता है ना कि पैसे कौन सा तुम लेके पैदा थोड़ी हुए हो। आई होप यू अंडरस्टैंड, लेके थोड़ी पैदा हुआ है पैसे। पैसे भी तो तुम बैकग्राउंड से, कुछ सिचुएशन से, या मान लो किसी भी तुक्के से, या तुमने मेहनत से भी पैसे इकट्ठा कर लिए ना बहुत सारा। तो मार्क्स नहीं मानते उस चीज को कि भाई तुमने फेंस लगा लिया, खूब बड़ा सा बोल दिया ये मेरा है, तो नहीं हो जाता तुम्हारा, है ना? पूरे समाज का है। देखो मार्क्स ने यार, देखो सिंपल सी बात, देखो मार्क्स को क्रिटिसाइज पता है किस बात पे करो, कि उन्होंने जो आइडियाज दिए ना, वो प्रैक्टिकल नहीं थे, यूटोपियन थे। यूटोपियन मतलब समझ रहे हो, कि जो वैसे पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया धर्मशाला तो नहीं हो सकती ना, लेकिन मार्क्स ने, मतलब एक होता है ना कि इंसान की इस वजह से इज्जत कर लो, कि उस इंसान ने जो सोचा, है ना, मतलब जो एक तो कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म किया, और जो गरीब या जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं उनके बारे में जो उनकी मानवीय फीलिंग थी, भावनाएं जो भी उनको देख के जो उनका खून खौला, उस चीज की इज्जत होनी चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि मार्क्स के लेवल का किसी ने कैपिटलिज्म को, मतलब मार्क्स यूज टू गो ऑन कैपिटलिज्म विथ हिज हैमर्स एंड टोंग एंड, मतलब आज के टाइम पे तो अगर जो होते तो ही वुड हैव टीयर अपार्ट कैपिटलिज्म को, तो फाड़। तो उनका देखो यार, लॉजिक समझना है, यू डोंट गो इनटू दिस, वो वाला ना, जैसे यू वी ऑल आर ओपन टू थिंक, और मैं भी मानता हूँ कि इनके जो अल्टरनेटिव्स थे, या जो इनके वो थे आइड सॉल्यूशंस, वो मतलब ऐसा था ना कि वो एक धर्मशाला वाला कॉन्सेप्ट दे दिया। और धर्मशाला वाला कॉन्सेप्ट इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इंसान यार पैदा लालची हुआ है। उसको लालच दिखाओ तभी उसको काम करने का मन करता है। बिना लालच के कोई कुछ नहीं करता। आप यहाँ पढ़ने बैठे हैं, किसी लालच से बैठे हैं। मैं यहाँ पढ़ाने बैठा हूँ, किसी लालच से बैठा हूँ, है ना? तो वो चीज़ है थोड़ा सा, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है ना मार्क्स का, वो बहुत प्योर है। उनका अपना कोई फायदा नहीं हो रहा था इससे। मैं ही एक्चुअली पॉइंटेड आउट हाउ कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉयज। अभी हमें क्या लगता है, हमने कैपिटलिज्म की सारी पढ़ाई पढ़ ली, सारे कैपिटल, तो हमें लगता है कि क्यों, अंबानी जी ने मेहनत किया तो उनको मिलना चाहिए। यार अंबानी जी के पहले थे ना कोई, धीरू भाई अंबानी। एंड व्हेन धीरू भाई अंबानी ही स्टार्टेड, ही वाज, एक ही दिन में बिलीनियर तो बने नहीं थे। ही स्टार्टेड विद छोटा छोटा कुछ। देन जब वो कब्जा जो होता है ना, फिर आपको क्या लगता है, बिना सरकार के मदद से, इवन टाटा जी पे ये लगता है, जब वो वहां पे जमशेद जी टाटा जो थे, टिस्को जो प्लांट है उनका, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना, तो जिस जगह पे वो स्टैब्लिश हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे वो ट्राइबल्स लोग रहते थे। उन ट्राइबल्स को जमीन चाहिए होता है ना, तो बेघर करते हैं उनको। फिर उन्हें आश्वासन दिया गया था, प्रॉमिस दिया गया था कि हम सबको घर देंगे, सबको नौकरी देंगे। नहीं मिला। दे फॉट, दे डाइड। अब बोलते रहो कि ही वॉज, मतलब बहुत मेहनती आदमी थे, दिन रात मेहनत करते थे। बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। दैट डजंट मीन कि इलॉन मस्क 24 घंटा काम करते हैं तो उनके पास ये होना चाहिए कि उनको ट्रिलियनियर बन जाएं, और फिर वो तहस नहस ही करेंगे। तो दिमाग से ये हेजीमनी जो बनी हुई है ना, कैपिटलिज्म की हेजीमनी, कि वो इंसान बहुत रिच है तो ही इज गुड, प्लीज, और उसने बहुत मेहनत की है, मैं भी उतना, आप उतना मेहनत करिए नहीं पहुंचेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। उससे डबल मेहनत करिए तब भी नहीं पहुंचेंगे वहां पे।
तो कैपिटलिज्म की जो हेजिमनी दिमाग में बनी हुई है ना, उसको बाहर निकालिए। पैसा कमाना होता है ना, हर चीज़ पे एक लिमिट होनी चाहिए। और मार्क्स वही कह रहे हैं कि भाई सरप्लस वैल्यू जो होता है ना, कि मैं रोज कार बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, और अमीर कौन हो रहा है? आनंद महिंद्रा। शेयर्स का जब वैल्यू ऊपर बढ़ रहा है, तो अमीर कौन हो रहा है? जो उसमें जिसने पैसे लगा दिए उस कंपनी में आके, कि 10 शेयर खरीद लिया उसने, और वो अमीर होता जा रहा है। लेकिन जो वहां पे वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उसको तो वही 20,000 रुपए सैलरी, वो भी फुल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में, कि घटिया, वो क्या कहते हैं, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, एवरीथिंग पोल्यूटेड। और अगर जो इन्हीं लोग से बोल दो कि भाई इनको थोड़ा सा फायदा करवा दो, इनका इनको भी थोड़ा सैलरी बढ़वा दो, तो बोलते हैं कि सी दिस कम्युनिस्ट आर डिस्ट्रॉइंग, जो भी। वेल, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट। एंड इवन अगर जो आज का जो कम्युनिज्म है ना, खासकर इंडिया में जो कम्युनिज्म चल रहा है, ये जेन्युइन, आई एम अगेंस्ट इट, कंप्लीटली अगेंस्ट इट। मैंने, मतलब कम्युनिस्ट भी मेरे से चिढ़ते हैं, संघी बोलते हैं, संघी सब मेरे को कम्युनिस्ट बोलते हैं। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात, सरप्लस वैल्यू क्या है? इज अनपेड लेबर अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट। वैल्यू क्रिएट मतलब वही अनपेड लेबर, कि भाई सारा प्रॉफिट तुम रख लिए, हमें सैलरी दिए जा रहे हो, हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हमें भी दो उसका हिस्सा। सिंपल सी बात। ये कहते हैं कि लेबर क्रिएट्स वैल्यू, बट वर्कर पेड लेस देन वैल्यू प्रोड्यूस्ड। वैल्यू प्रोड्यूस कितना भी हो जाए, वर्कर को कम ही पैसे मिलते हैं। कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्ट सरप्लस, किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ प्रॉफिट। गॉट इट? आप यू अंडरस्टैंड? हर चीज का एक वैल्यू होता है ना। जैसे मान लो कि किसी ने एक कंपनी का आइडिया दिया, है ना, उसके पास एक बिजनेस आइडिया, बहुत सारे लोग के पास आइडिया, दैट डजंट मेक, फिर एक ने रिस्क लिया, पैसे लगा दिए, आई एग्री, पैसे लग गए, आइडिया लग गया, वो अमीर हो गया। अब कब तक? उसका भी तो कोई वैल्यू होगा ना। हर चीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तुम्हारे रिस्क की, तुम्हारे पैसे लगाने की, और तुम्हारे उसकी एक वैल्यू। लेकिन अब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, या तुमने अकेले सब तो कर नहीं लिया, बहुत सारे लोग लगे ना, फिर उसके बाद सारा प्रॉफिट तुम्हारे नाम, बाकी लोग सैलरीज ले रहे हैं। जस्ट बिकॉज तुमने कुछ सोचा, पहले सोच लिया, तो तुम आगे निकल गए। मतलब तब तुम्हारे पास वो हो गया कि तुम अब ट्रिलियनियर बन सकते हो। मार्क्स के बाद एक थिंकर आते हैं, ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हेजिमनी का, कि हम जो एकदम कैपिटलिस्टों की तरह सोचते हैं ना, कि भाई दे हैव राइट, ट्रस्ट मी, आपका जितने भी फ्रीडम्स, जितने भी राइट्स, या जो भी आप कर पा रहे हैं ना, आई मीन जो आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी की वजह से है हमारे पास ऐसा, सी वो तब तक ही है जब तक ये जो कैपिटलिस्ट है ना, इनका धंधा चल रहा है अच्छे से। मीडिया इन्होंने पकड़ा दी है, सारे मीडिया हाउसेस हैं, जाके थोड़ा सा रिसर्च करिए, देख लीजिए मोस्टली मीडिया हाउसेस किसके द्वारा चलाए जाते हैं। जो भी हमारे देश के अमीर पूंजीपति हैं, अंबानी और अडानी जी मोस्टली कंट्रोल करते हैं। डू यू थिंक अडानी अडानी जी के चक्कर में ना, हसदेव में जो पता नहीं कितने लाख पेड़ काटे गए, वो कभी मीडिया रिपोर्ट करेगी? तुम नेचर तबाह कर दे रहे हो, तुम पैसे कमाने के मतलब अंधे उसमें एक होता है ना, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है, चलो तुम पैसे कमाओ, बट आजकल वो चीज ऐसा नहीं रहा है कि तुम अपने थाली में जो लेके खा रहे हो सिर्फ उससे तुम ही इफेक्ट हो रहे हो। हर कोई इफेक्ट हो रहा है भाई। तुम पेड़ काट दोगे, डिफॉरेस्टेशन से वहां की जो गरीब जनता है वो बर्बाद होती है, पोल्यूशन से, वाटर, क्या कहते हैं, पानी खत्म हो रहा है जमीन से। तुम कहीं भी प्रॉपर किसी गांव और शहर के पास जाके अपना एक कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा देते हो, पूरा शहर, पूरा मोहल्ला कैंसर से मर जाता है, पूरा वहां का पानी रेडियो एक्टिव हो गया है। झारखंड में एक गांव है, आप लोग जाके देखिए, ये कोई मीडिया रिपोर्ट करेगा आपको लगता है? उसी से वो अमीर बने हैं, ये समझ के चलिए। डोंट हेट एवरी रिच, बट उनको सर पे मत बैठाइए। आई एम नॉट सेइंग टू हेट देम, बट डोंट, उनका हेजिमनी पता है क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने उनको सर पे बैठा रखा है, एंड द ओनली रीजन हम उनको सर पे बैठा रहे हैं क्योंकि हमें भी वहीं पहुंचना है, हमें भी एक्सप्लॉइटर वाले ग्रुप ज्वाइन करने हैं, हमें भी, हम बस अपने मौके की फिराक में है कि कब हम वहां पहुंचे और इन नीचे वाले पीजेंट्स को तबाह करें। इसीलिए हमने उनको सर पे बैठा रखा है। तो हम वो जो सीढ़ी ढूंढ रहे हैं ना ऊपर पहुंचने के लिए, उससे हम सच में कुछ समाज का तो कुछ नहीं कर सकते।
एक ही तरीका है, वो जो ऊपर किला है ना उसको ढहा दो, उनको भाव देना बंद कर दो। ये तुम्हारे जितने भी सेलिब्रिटीज हमारे, जो भी क्रिकेटर्स भी हैं, व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट सी ना, उनके कार्बन फुटप्रिंट्स जाके चेक कीजिए। उनको कहीं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना हो तो प्राइवेट जेट से जाते हैं। कितना कार्बन एमिट करता है वो जो कार्बन एमिट करता है वो सांस वो अकेले लेते हैं, हमें भी लेना पड़ता है वही सांस। तो हम क्यों उनको सर पे बैठाएं? वो हमें पान मसाला गुटखा बेच रहे हैं, हम उनको अमीर बोल रहे हैं कि एसआर के तो आज इंडिया का टॉप रिचेस्ट एक्टर है। मेरे को क्या, एसआर के क्या बेच के रिचेस्ट बन रहे हैं? अश्लील मूवीज, पान गुटखा मसाला। क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो जब तक क्रिकेटर्स हैं वेल एंड गुड, और हमें एंटरटेन कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, हम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप ला रहे हैं, इट्स ओके। बट व्हेन दे स्टार्ट, अब मैं आई एम प्रॉपर धोनी फैन, एंड बट व्हेन आई सी धोनी प्रमोटिंग ड्रीम इलेवन एंड ना गैम्बलिंग, भाई तुम कितने भी जस्टिफिकेशन दे लो कि नहीं हम गुटखा नहीं इलायची बेच रहे हैं, बट तुम्हें पता होता है ना, लीव इट ऑफ अदर्स कि तुम जस्टिफाई कर ले जाओगे। जस्ट थिंक ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस कि तुम सच में क्या बेच रहे हो। तुमको नहीं पता है कि तुम इसमें गैम्बलिंग कर रहे हो, मतलब तुम लोगों को जुआ खेलने के लिए कह रहे हो। तो देखो यार, बचपन से बहुत सारे मेरे आइडियल थे ना, आदर्श जिनको बोलते हैं, धीरे धीरे सब ढह गए, लगभग लगभग कुछ चंद, मुझे याद भी नहीं कौन बचा है सब। अभी तो एप्स्टीन फाइल में हमारे स्टीफन हॉकिंग, फैन था यार स्टीफन हॉकिंग का। वेल उनके काम की अभी भी इज्जत है, उन्होंने जो किताबें लिखी है हॉकिंग भाई साहब की, साइंस में तो। बट लेट्स सी, नहीं, पीटोफाइल तो नहीं निकलना था यार, मुझे बुरा लग रहा है। ये ऊपर वाला जो ज्ञान था, प्लीज, मैं यार मार्क्स को 2 लेक्चर में पढ़ा दूंगा, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है कार्ल मार्क्स को लेकर, है ना। कितना टाइम हो गया? 46 मिनट हो गए। अभी थियरी ऑफ एलिनेशन है, मुझे लगता है थियरी ऑफ एलिनेशन के बाद मैं एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। बट आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि वो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे हमारे दिमाग पे, हमारे थॉट्स थिंकिंग हर चीज को बदलता है। हमें बचपन से, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आता नहीं, यू लिव ओनली वंस, ये जो योलो का कॉन्सेप्ट आया था, पता है क्यों आया था? दुनिया में रिसेशन आने वाला था एंड पीपल वे स्टार्टेड सेविंग देयर मनी। फिर कैपिटलिज्म के पास क्या है, वो, भाई कैपिटलिज्म क्या चाहता है कि तुम उनके सामान खरीदो, जाके पैसे उड़ाओ। तो वो बोलता है यू लिव ओनली वंस, एक ही बार तो, एक ही तो जीवन है, उड़ाओ। बस लोग निकल गए मॉल में घूमने, उड़ाने, अपनी बेचैनी दूर करने के लिए पैसे खर्च करने, और पैसे, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये गाड़ी, वो कार। और ये जो इन सारी चीजों को स्टेटस का सिंबल बनाता है, कौन बनाता है? आप लोग को क्या लगता है कि ये जो अचानक से चीजें ट्रेंड बन जाती है, कौन बनाता है? ये सारी जो कंपनियां होती है ना, इनकी सोची समझी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ये सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, छिप छिप के। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो भी कुछ साल भर पहले ब्लैक वाटर करके बहुत चल रहा था कि हर कोई ब्लैक वाटर की बात कर रहा है, कुछ तो आया था नया मार्केट में, ब्लैक वाटर। और आप लोगों ने देखा होगा ना, सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो भी थी, वो अपने जिम से निकल रहे हैं तो उनके हाथ में एक बॉटल हो रहा है। नाउ अगर आप उसको नॉर्मली देख रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट्स बिहाइंड दैट, बट उन लोग को पैसे दिए जाते हैं कि आप कुछ बोलिए मत, बस लेके चलिए। लोगों के दिमाग में उतना काफी होगा कि अब लोग ब्लैक वाटर खरीदने चले गए हैं। ग्राउंड वाटर है नहीं तुम पे, पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो, पैसे हैं नहीं, लेकिन मलाइका अरोरा को देखा और ब्लैक वाटर पीने चले गए। ये हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि विराट कोहली 6,000 का पानी पीता है, तुम्हारे महीने भर के पूरे परिवार का इनकम है 6,000 रुपए। सी, दिस इज द प्रॉब्लम कि हमें अपना प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है कि एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम क्या है। और हमारे प्रॉब्लम के 90% कारण वही लोग हैं जिनको हमने अपने सर पे बैठा रखा है। मैं ये बात कही नहीं रहा कि हेट देम, और जो भी, उनको इज्जत देना बंद करो बस। एक ही तरीका है, इन लोग को इज्जत देना बंद करो, जितने के हकदार हैं उतना ही दो। कि तुम क्रिकेटर हो ना, क्रिकेट खेलो, इज्जत लो। ये जो इंस्टाग्राम पे रोज आके पैस प्रमोशन, ये जुआ खेल लो, ये वाला जीन्स खरीद लो, वो वाला पैंट खरीद लो, ये वाला घड़ी खरीद लो, ये जो बेवकूफ़ी है, ऐसे लोग का क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, बॉयकॉट भी होना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। आप होंगे कोई विराट कोहली फैंस, रोहित फैन, धोनी फैन, सब
SRK फैन, सलमान खान फैन, ये जो आजकल रियलिटी शोज चल रहे हैं, क्या है? आपको क्या लगता है वो रियलिटी है? एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। बट यू थिंक कि ये तो हमें फ्री में परोसा जा रहा है एंटरटेनमेंट। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ एनीथिंग विच इज फ्री, देन यू आर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट हैं और वो आपको ही बेच रहे हैं। उन्हें बस आपका टाइम चाहिए और उसके लिए कुछ भी बेचेंगे। बट यू आर जस्ट ब्लाइंड एंड वो देखते हो, फिर रोते हो कि मेरा तो जीवन ही खराब है। क्यों? हमें भी वो एक्सप्लॉइटर वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें भी वहीं पहुंचना है, जिससे हम नीचे वाले को बता सकें। वो उन्हीं से लड़ रहे हो, उन्हीं को नीचा दिखा रहे हो। और वो जो बेवकूफ लोग हैं, जाहिल, बस उनके पास पैसे हो गए हैं तुक्के से। मैं तुक्का ही बोलूंगा। मेहनत भी तुक्का ही होता है, रिक्शा वाला भी मेहनत करता है। आई एम नॉट अ, क्या बोलूं यार, अभी नीचे शुरू हो जाएगा। अगर जो जो भी ये वीडियो देखेंगे ना कभी बाद में भी, तो उनका वही शुरू हो जाएगा कि ये यूज टू पेड, तो ये इकोनॉमी कैसे चलेगी। सी, आई एम नॉट, एक्सट्रीम पे जाने को मैं कभी नहीं बोलता कि ये मार्क्स का एक्सट्रीम है, ये कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मिडिल ग्राउंड। आई एम नॉट सेइंग टू हेट देम, लेट देम अर्न, अर्न करें, ट्रिकल डाउन होके आएगा हमारे पास। लेकिन होता है ना वो, प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग में उनको अंतर पता होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिटियरिंग की तरफ जा रहे हैं कि बस पैसे के लिए जंगल काट देंगे, पैसे के लिए कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी चिपका देंगे, उस चीज का विरोध होना चाहिए। ये कंपनी अपने आप सुधरती है यार। सरकारों से मत उम्मीद करो कि वो सुधारेंगे, कुछ कुछ नहीं सुधरने वाला। हमें खुद करना होगा वो चीज। थोड़ा सा मिनिमलिज्म की तरफ जाइए, ये सारी चीजें कनेक्टेड एक दूसरे से। मिनिमलिज्म मतलब वाई टू, आई एम नॉट सेइंग कंजूस होता है। मिनिमलिज्म मतलब कंजूस नहीं होता है, माइजर। मिनिमलिज्म मतलब होता है कि यू आर जस्ट लिविंग अ मिनिमलिस्ट लाइफ। जितना जैसे एक बहुत ही, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था उनका, HC वर्मा सर का। उनसे कोई पूछता है सर आपका नेटवर्थ कितना है, उन्होंने बोला मेरा नेटवर्थ उतना ही है जितने में मेरा काम चल जाता है ना, तो बेसिक नीड। बाकी जो पैसे हैं उसका मैं मैनेजर हूँ, जैसे बैंक है उसका मैं मैनेजर हूँ। फिर वो पैसे कहाँ जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे इन सेंस की किस, और वो बहुत सारे बेहतर काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे टीचर्स को, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको पढ़ाते हैं कि आप कैसे बच्चों को जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस आप मतलब उनको 11th 12th में ही तैयार करा सकते हैं बिना कोचिंग के। तो ही इज वर्किंग ऑन दैट फील्ड। वो गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं कि बच्चों के एजुकेशन में कुछ काम हो जाए। मेट्रो से बेचारे टहलते हैं, नो लैम्बोर्गिनी, नो पोर्शे, नो मेबैक। लेकिन वही है। तो जस्ट गिव रिस्पेक्ट ऐसे लोगों को। स्टॉप गिविंग रिस्पेक्ट टू रिच brats, spoiled। दे आर जस्ट सेलिंग देयर रिचनेस, और उस रिचनेस को बेच बेच के और अमीर होते जा रहे हैं। और आप एक तो उसको देख के डिप्राइव्ड फील करते हैं, फिर उनको अपना भगवान बनाते हैं, फिर वो आप डबल डिप्राइव्ड फील करते हैं क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जाएगा। आप बस यही करते रहिए, उनको भगवान बनाते रहिए, इज्जत देते रहिए। हाँ, इतना ही था। थियरी ऑफ एलिनेशन भी इसी से रिलेटेड है। एलिनेशन बता देता हूँ, वीडियो खत्म करता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाऊंगा फिर। आज ही बनाऊंगा, अभी तुरंत ही रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन उसको अलग लेक्चर में डाल दूंगा, बाद में पढ़ लेना, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। देखो थियरी ऑफ एलिनेशन क्या है। थियरी ऑफ एलिनेशन क्या है कि जो वर्कर है ना, वो काम कर रहा है। अब अभी मैंने बोला ना, कैपिटलिस्ट जो है इन्होंने एम्प्लॉय मतलब वर्कर्स को रखा अपने यहाँ। वर्कर क्या कर रहा है, अपना लेबर बेच रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। बट ऑब्जेक्ट किसके कंट्रोल में है? कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है। इससे क्या होता है, एलिनेशन मतलब होता है कि यू आर फीलिंग एलिनेटेड, कि भाई बहुत दूर दूर फील हो रहा है। वर्कर्स गेट एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोसेस ऑफ वर्क, फेलो वर्कर्स, देमसेल्व्स, नेचर। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वही एग्जाम्पल, मैं हूँ, है ना, मैं कार की फैक्ट्री में काम करता हूँ। मेरा काम है नेट बोल्ट उसका टाइट टूट करना, जो भी। अब मैं जितना ज़्यादा काम करूंगा, जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा काम करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, जो भी करूंगा, कौन अमीर होगा? मेरा जो बॉस है ना, वो अमीर होते जाएगा और अमीर होते जाएगा। मेरा, मैं कितना भी वैल्यू क्रिएट कर लूँ, मेरे को तो एक फिक्स्ड
अमाउंट मिलेगा, ठीक है। मेरे को इसका शेयर थोड़ी मिलता है। हाँ, अगर जो इन्होंने थोड़ा सा हाइक कर दिया ना, तो ऐसे होगा, यू गेट अ बोनस, इट्स अ बोनस फॉर माई एक्सप्लॉयटेशन। वो मेरा एक्सप्लॉयटेशन और अच्छे से चलता रहे तो बोनस दे देते हैं बीच बीच में, कि दिवाली बोनस, ये बोनस, मेहनत का बोनस। बट दे आर नॉट गिविंग द शेयर उस वैल्यू में से, है ना। नाउ लुक एट दिस अच्छे से। अब क्या हो रहा है, एक सेकेंड, जस्ट सेक। ठीक है, अब उसका काम क्या है, एक सेकेंड। अब देखो, मैं कार की फैक्ट्री में काम करता हूँ, जो भी मेरा काम है। बट मैं उस कार को एक तो अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। मैं जो बना रहा हूँ उसको मैं खुद ही अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखो, जो वेटर्स होते हैं, दे वर्क इन 5 स्टार होटल्स, बट मुझे लगता है वो अपने पूरे साल भर की सैलरी मिलाएंगे तब जाके वो खाना खा पाएंगे वहाँ पे। या पूरे महीने की सैलरी लगा दे तो एक टाइम खाना खा पाएंगे 5 स्टार होटल के जो वेटर हैं, वेटर वेट्रेसेस जो भी। तो डू यू थिंक कि वहां पे जो वर्कर काम कर रहा है वो उस प्रोडक्ट से एलिनेट नहीं होगा? वो जितना ज्यादा क्रिएट करेगा उसको लगेगा कि भाई उसका बॉस अमीर होते जा रहा है और ज्यादा। और गरीबी क्या होती है, रिलेटिव होती है। गरीबी कोई ऑब्जेक्ट मतलब एब्सोल्यूट थोड़ी है, रिलेटिव है। सामने वाले के पास 10 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़, तो मैं गरीब हूँ। वो रिलेटिव गरीबी उसको हमेशा खाती रहेगी। तो प्रोडक्ट से एलिनेट हो गया, है ना, क्योंकि उसमें कुछ उसका नहीं बचा ना। ही इज वर्किंग, समवन इज गेटिंग रिच एंड रिच एंड रिच डे बाय डे। नाउ प्रोडक्ट से एलिनेट हो गया। प्रोसेस ऑफ वर्क से कैसे एलिनेट होगा? प्रोसेस ऑफ वर्क से एलिनेट होगा कि मतलब उसके हाथ में कुछ है नहीं ना टू डिसाइड क्या करना है। इंसान सब कुछ फिक्स्ड है, वो जो मशीन है वो डिक्टेट करती है, ये करो वो करो, एंड ही इज जस्ट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। डू यू रियली थिंक ही विल एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ वर्क? इट विल बी कंप्लीटली मैकेनाइज्ड, है ना। वो फेलो वर्कर से एलिनेट हो जाएगा। क्यों? ये जो फेलो वर्कर्स है ना, अब ये फेलो वर्कर नहीं रहे, ये कॉम्पिटिटर हो गए। बोनस चाहिए बॉस का, खुद से, ऑफ कोर्स खुद से हो ही जाएंगे। क्यों? इंसान होता है एक्चुअल में क्या होता है, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कोई स्कोप है? नथिंग, जीरो। तो ही इज खुद से, प्राकृत से, हर चीज से एलिनेट हो जाता है। यार, मार्क्स का ना जो अंदर का दर्द है उसको समझो। और सच में लोगों का दर्द देखना है ना, लीव इट ऑफ। चलो तुम उन लोगों की रईसी और उसमें कुछ कमी नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारे हिसाब से इलॉन मस्क जो कर रहा है, ही इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी ह्यूमन बीइंग, और वो ही इज डूइंग गुड, क्या बेहतर इंसान है, उसको तो मैं एक बार मिल पाऊँ, ही आई एम अ फैन ऑफ हिम। तो मैं ठीक है, उसका बदतमीजी नहीं दिख रहा है, ना दिखे। जस्ट गो टू किसी सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे लोगों की कंडीशंस देखो। मेट्रो के पास, मेट्रो सिटीज में रहते हो तो मेट्रो के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशंस देखो। जो लोग अभी भी गटर में घुस के नालियां साफ कर रहे हैं उनकी कंडीशंस देखो। दे आर ऑल्सो डूइंग मेहनत, बट वो इस समाज में पैदा हुए जस्ट बिकॉज वो किसी अलग बैकग्राउंड में पैदा हो गए। और ये किसने बना रखा है सब कुछ? ये किसी मास्टर ने ही तो कभी रचा होगा ये सारे सिस्टम। लेकिन ये चलते जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा किसी का हो रहा है, आपको बस वो दिख नहीं रहा है। वो एक अच्छे से उस पे छिपा दिया गया है। मुझे पता है मैं ही गाली खाने वाला हूँ इतना बोलने के बाद, बट मेरे को क्या, मेरे को जो बोलना है वो बोलूंगा। मेरे को जो सही लगता है वो बोलूंगा। जो अंधा है वो अंधा रहे, मुझे क्या। ठीक है, जिनको समझ में आया भाई उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं। कुछ कुछ चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो। पहला कि मिनिमलिज्म खुद के लिए, क्योंकि तुम्हारे मिनिमलिज्म से बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। एक तो एनवायरनमेंट का, तुम जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, कार्बन कम एमिट होगा। मिनिमलिज्म में एक एनवायरनमेंट तो जुड़ ही गया। दूसरा, कैपिटलिज्म का फायदा कम होगा। कैपिटलिज्म चाहता है तुम बेचते रहो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा 1 घंटे का वीडियो ही हो जाएगा, कोई नहीं, 1 घंटा तो हो ही गया। बंद ही कर देता हूँ यार, अगले वीडियो में दे दूंगा।